हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि हमने हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्ट 160 वीडियो हो रहा है। आज इस वीडियो में 116 वीडियो हो रहा है। आज इस वीडियो में हमने टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मिसलानियस क्वेश्चन की काफ़ी हमने सिलेक्ट करी, वो हमने डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। जैसे कि आपको पता ही होगा, हर दिन हमने डिस्कस कर रहे हैं। एक तो जैसे हमने ये जीके वाला सेशन हो गया, करंट अफेयर हो गया, और एक रहे वोकअप, है ना, वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड फ्रॉम कश्मीर टू व्हिच प्लेस। जो लॉन्गेस्ट हाईवे रहे ना, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है ना। लॉन्गेस्ट हाईवे जो रहा है ये कनेक्ट कर रहा है कश्मीर से, कश्मीर की जो कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है कौन सी प्लेस तक, वो कन्याकुमारी तक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी। फिर जानते हो ना, ये जो असल में ये जो एनएच रहे यानी जो नेशनल हाईवे रहे, इसका नाम बता सकते हो? 44 नेशनल हाईवे 44, इसका भी लेंथ भी पूछा जा सकता है। ये है 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर यही है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे बातें रहे, जैसे जानते हो ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, हमने डिस्कस करी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब असल में जो दिल्ली रहे, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई यानी जो महाराष्ट्र में रहे, एंड मुंबई से लेकर चेन्नई, एंड चेन्नई से लेकर वेस्ट बंगाल तक, एंड वेस्ट बंगाल से फिर से दिल्ली, ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? क्लियर? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ध्यान में रखिएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। फिर ये जानते हो ना, NH1 जो रहे, NH1 के बारे में पता है आपको, कहाँ रहे? ये दिल्ली टू अमृतसर रहे, दिल्ली टू अमृतसर। बस रहने देते, आगे देखते हैं क्या बातें रहे। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया जो कि नेशनल हाईवे 44 है, यानी जिससे NH44 कनेक्ट द कश्मीर, श्रीनगर से लेकर कश्मीर के जो कि श्रीनगर से लेकर टू कन्याकुमारी तक। दिस रूट स्पान्स जो कि द एंटायर लेंथ ऑफ द कंट्री फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट रहे वहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है कौन से प्लेस तक, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पता ही होगा। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पता ही है ना, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कोल रहे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो इंदिरा पॉइंट रहे, है ना। एंड बताना किबीटू को क्या कहा जाता है, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। एंड गौहरमती कहाँ रहे बता सकते हो? गौहरमती आपको गुजरात में मिलने वाला है, एंड जो किबीटू रहे वो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाला है, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। काफ़ी बातें रहे इंडिया की जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहे। द लॉन्गेस्ट पास ध्यान में रखना है, टू साउदर्न जो कि टिप रहे, एंड की पॉइंट ऑफ द नॉर्दर्न साउथ कॉरिडोर। एंड स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रहे? श्रीनगर से जम्मू तक, जम्मू एंड यानी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से रहे। एंडिंग पॉइंट कहाँ रहे? कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक। इसके लेंथ भी ध्यान में रखना, अप्रोक्सीमेटली 400 जो कि 4112 यही आपको बताया ना। यस, यानी 2555 जो कि माइल्स रहे। एंड ध्यान में रखना, रूट इट कनेक्ट द सेवरल मेजर सिटी इंक्लूडिंग द जम्मू हो गया, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, नागपुर, बेंगलुरु, ये सारे के सारे कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो देखते हैं नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री जो वर्ल्ड में यानी धरती पर जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट सिटी रहे वो कहाँ रहे, मतलब कौन सी है? ये है वाटिकन सिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाटिकन सिटी। क्लियर इतनी सी बात? ध्यान में रखिएगा, वाटिकन सिटी तो ये तो पता ही होगा। इसके एरिया बता सकते हो ना? बता देता हूँ, एरिया 121 एकड़ रहे, 121 एकड़ रहे। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, इसमें भी जो लोगों की संख्या रहे ना वो 526, ये बताया क्या है हाल ही में, मतलब 2024 की रिपोर्ट में हमने करंट अफेयर में हमने ये इसके बारे में पढ़ी थी, है ना। हमने डिस्कस करें जुलाई 12 जो कि जुलाई 12 2024 में ये रिलीज़ करवाया गया था। ये रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 526, सोच रहे हो, मतलब एक कंट्री रहे, फिर इसकी जो टोटल पॉपुलेशन रहे कितने की, 526, देख रहे हो ना। बस ध्यान में रखिएगा, और क्या ही कर सकते, बस याद रखना जो भी बातें रहे। और बात करें किसके बारे में,
एरिया भी ध्यान में रखना। तो देखिए फिर ये पूछा जाए असल में इसका एरिया कितनी की रहे 121 एकड़। क्लियर। अगर हेक्टर में पूछे तो 49 हेक्टर है ना। जानते हो ना एकड़ और हेक्टर में डिफरेंस क्या है। देखिए 1 जो हेक्टर है ना, ध्यान में रखिएगा 1 एकड़ जो हेक्टर है इसका मतलब है 2.5 एकड़ है ना। काफ़ी बातें रहे तो रहने देते। और सबसे लार्जेस्ट जो रहे वो है रसिया है। क्लियर। रसिया सबसे लार्जेस्ट है। देखते हैं डिटेल में। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि इज वाटिकन सिटी और जो कि इंडिपेंडेंट सिटी और स्टेट जो कि लोकेटेड विद इन रोम इटली में रहे। एंड इट इज़ द टोटल जो कि एरिया अप्रोक्सीमेटली 0.49 स्क्वायर किलोमीटर एंड 0. जो कि 19 स्क्वायर माइल्स। बस ध्यान में रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रोमन जो कि कैथोलिक चर्च। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द रोमन जो कैथोलिक चर्च रहे इसके जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ध्यान में रखिएगा। जानते हो ना रोमन जो कैथोलिक चर्च अभी हाल ही में बने थे, मुझे बता सकते हो इनका नाम क्या रहे। बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। हाल ही में जो रोमन की जो कैथोलिक चर्च बने थे, जो पॉप फ्रांसिको है ना, जो पॉप था, पॉप कौन थे 13 बने थे या फिर 14 बता ना। तो देखते हैं नंबर 3 लार्जेस्ट आइसलैंड इन लाक्षाद्वीप। जो लाक्षाद्वीप में सबसे जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो कौन सी है। एंड्रोट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड्रोट सबसे लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सी है वो है बित्रा यानी विट्रा सबसे स्मॉलेस्ट है। ध्यान में रखना टोटल वहाँ जो लोग रहे वो टोटल 27 पीपल रहे। ध्यान में रखना मतलब 27 जो कि पर स्क्वायर किलोमीटर ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें बस यही रहने देते। एंड इसके जो काभारती देख रहे हो ये तो काभारती जो कि कैपिटल है। काभारती स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है, काभारती नहीं तो ये नहीं है। तो काभारती जो कि कैपिटल यानी लाक्षाद्वीप की। देखते हैं एंड्रोट इज द लार्जेस्ट जो कि आइसलैंड इन द लाक्षाद्वीप ग्रुप विद जो कि एरिया ऑफ दी 4.90 स्क्वायर। बस ध्यान में रखना सबसे जो कि लार्जेस्ट है वही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे। चार्ल्स विल्किंस जो कि ट्रांसलेट करी थी एक बुक रहे हिंदू की एक एपिक यानी नोवेल रहे। किसने। चार्ल्स विल्किंस। क्लियर। चार्ल्स विल्किंस ने जो कि ये ट्रांसलेट करी थी हिंदी नोवेल जो हिंदू नोवेल रहे फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश में। क्लियर। तो वो कौन थे। चार्ल्स विल्किंस नाम से क्या पता चल रहा है वो एक यानी ब्रिटिशर्स थे। ध्यान में रखना वो असल में भगवत गीता रहे। क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भगवत गीता जो एपिक रहे यानी जो हिंदू नोवेल रहे इससे जो कि संस्कृत की क्योंकि हालांकि जो भगवत गीता रहे वो व्यासदेव ने जो कि रचना करी है व्यासदेव है ना। तो जो यस वाल्मीकि पूछे तो वो तो रामायण रहे। तो इन्होंने संस्कृत से इंग्लिश तक जो कि ट्रांसलेट करी थी। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स विल्किंस एंड ट्रांसलेट द भगवत गीता फ्रॉम द संस्कृत टू जो कि इंग्लिश एंड ए वर्क फर्स्ट पब्लिश 1785 में ये रिलीज करवाया गया था। दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सैक्रेड जो हिंदू टेक्स्ट है इनटू ए यूरोपियन लैंग्वेज। इज ए ट्रांसलेशन विद द टाइटल जो कि भगवत गीता एंड डायलॉग ऑफ द कृष्णा एंड जो अर्जुन रहे इनके बीच में जो बातें रहे वो तो भगवत गीता में रहे एंड वही जो कि ट्रांसलेट करवाया गया था इनके द्वारा इंग्लिश में। वाज डन अंडर दी जो कि पैट्रोनेज ऑफ दी जो गवर्नर जनरल रहे इंडिया वारेन हास्टिंग के टाइम पर। क्लियर। ध्यान में रखना वारेन हास्टिंग के टाइम पर इन्होंने ट्रांसलेट करी थी भगवत गीता को संस्कृत से लेकर इंग्लिश तक। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। एंड भगवत गीता असल में जो क्या रहे महाभारत के एक पार्ट है ना। तो देखते हैं पता ही होगा महाभारत की जो एक पार्ट रहे यानी जो कृष्णा एंड जो अर्जुन रहे इनके बीच में जो बातें रहे वो रिप्रेजेंट रहे। नंबर 5 ब्रह्म समाज वॉज एस्टेब्लिश बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापना करवाया गया है। जानते हो ना ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 में करवाया गया था। किसने करी थी। ये करी थी राजा राममोहन। ब्रह्म समाज यस राजा राममोहन रहे। फिर जानते हो ना ब्रह्म समाज जो रहे ये किससे डेडिकेटेड है किसके उद्देश्य में वो हिंदू के लिए हिंदू से डेडिकेटेड है। देखते हैं डिटेल में। द ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय द राजा राममोहन राय एंड एक्सप्लेनेशन क्या रहे। राजा राममोहन राय इज द कंसिडर एज द की फिगर ऑफ द इंडियन जो कि रिफॉर्म एंड मूवमेंट एडवोकेटिंग जो कि फॉर दिस सोशल रिलीजियस चेंज जो कि चेंज एंड पर्टिकुलरली एग्नेस्ट द
प्रैक्टिस लाइक द साथी एंड जो चाइल्ड मैरिज रहे इससे जो कि ख़त्म करी थी। ही एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828 में स्थापना करी थी इन कोलकाता में, एंड विद द एम टू प्रोमोटिंग द जो कि मोनोथेइज्म यानी मोनोथेइज्म जो और रैशनलिज्म रहे इससे जो कि प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। मोनोथेइज्म मतलब एक ही, जो मतलब इन्होंने मानते हैं एक ही गॉड रहे, जो मानते हैं इन्हें कहा जाता है मोनोथेइज्म, है ना, वही है। तो ध्यान में रखना, फाउंडर तो राजा राम मोहन राय, एंड फोकस क्या था, रिफॉर्म जो कि हिंदू सोसाइटी थ्रू दी प्रमोटिंग द मोनोथेइज्म को बढ़ावा देना। मोनोथेइज्म मतलब सभी को मानना है कि एक ही गॉड है ना, मोनोथेइज्म इसे कहा जाता है। एंड रैशनलिज्म एंड द सोशल इक्वालिटी की अचीवमेंट क्या रहा है, कैंपेन एग्नेस्ट द सत्य एंड एडवोकेटिंग जो कि वोमेन एंड राइट, एंड इम्पैक्ट क्या रहा है, कंसिडर द सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आर्य समाज किसके द्वारा स्थापना करवाया गया है। आर्य समाज ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती यानी कौन सा आंसर होने वाला है, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान में रखिएगा, आर्य समाज जिन्होंने स्थापना करी है। फिर कौन से ईयर में जो रहे वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1870 की बात है। क्लियर, आर्य समाज ध्यान में रखिएगा। एंड असल में 1870 तो रहे, बट ऑफिशियली जो ये फॉर्म हुए थे ना, ऑफिशियली फॉर्म में जो कि 10 अप्रैल 19 कहाँ से आए, 1875 या फिर 1975, यस 1875, 19 कहाँ से आने वाला है, तो ध्यान में रखिए 75 ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, ये भी देख सकते हो 1875 है ना, सही बात है, अप्रैल 10 एग्जैक्टली बताया। तो एरिया जो कि जो आर्य जो कि समाज रहे एंड फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको पता ही होगा जो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम करके जो कि जो स्कूल भी रहे है ना, काफ़ी सारे शिक्षा अनुष्ठान रहे, काफ़ी बातें रहे। दयानंद सरस्वती जो कि क्या रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती के एस्टैब्लिश द आर्य समाज, हिंदू जो कि रिफॉर्म एंड मूवमेंट एंड बॉम्बे नाउ जो कि मुंबई में रहे, वहाँ स्थापना करी थी अप्रैल 10 1875 में। ऑफिशियल ये स्थापना करवाया गया था, बट इसकी जो शुरुआत हो चुकी थी वो 1870। ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जितना नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर, द जो कि एडवोकेटेड फॉर द रिटर्न टू द वैदिक एंड प्रिंसिपल एंड द प्रमोटेड मोनोथेइज्म को प्रमोट करना, ये भी मोनोथेइज्म को प्रमोट करना। क्लियर, जो कि प्रमोट जो कि मोनोथेइज्म, रिजेक्टिंग आइडल जो कि आइडल वर्शिप को जो कि रिजेक्टिंग करना, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था इसे कैसे भी करके ख़त्म करना, है ना। ध्यान में रखिएगा, नंबर 7 क्या आ रहा है, फोर्ट विलियम वाज बिल्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्ट विलियम किसके द्वारा बनाया गया है, फोर्ट विलियम ये बनाया गया है ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इन्हीं के द्वारा। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में फोर्ट विलियम्स रहे, बता सकते हो, वो रहे कोलकाता में। कोलकाता की कौन से रिवर के किनारे, वो है हुगली, क्योंकि कोलकाता हुगली तो हुगली की रिवर के किनारे है ना। हुगली रिवर जानती हो ना, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, असल में हुगली रिवर वो जो गंगा नदी जो रहे इसकी ट्रिब्यूटरी है ना। काफ़ी बातें रहे और क्या ही करें, एंड बस रहने देते। फोर्ट विलियम जो कि देखिए गंगा रिवर के ओरिजिन पूछे तो वो अलकनंदा से रहे, बट असल में गंगा रिवर की नाम अलकनंदा से रहे, अलकनंदा के बाद जो कि रहे, बट इसके जो पहले जो ओरिजिन है ना वो आपको विष्णु प्रयाग और एक विष्णु जो पंच प्रयाग रहे है ना, पंच प्रयाग बता सकते हो, नीचे कमेंट करके बताना, फिर भी बता देता हूँ। हमने ऐसे याद रखी थी क्या रहे पहले जो कि विष्णु VNK आर इनके RD क्या रहे देव प्रयाग, यस VNK RD। वी मतलब है विष्णु प्रयाग, N मतलब है नंद प्रयाग, K मतलब है कर्ण प्रयाग, R मतलब है रुद्र प्रयाग, D मतलब है देव प्रयाग, खत्म है ना, पंच प्रयाग। काफ़ी बातें है इसके बारे में और काफ़ी बार भी हमने इसके बारे में डिस्कस करी है, तो रहने देते। द विलियम जो कि विलियम वाज बिल्ट, जो फोर्ट विलियम रहे, विलियम वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिश जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। एंड ओरिजिनली जो फोर्ट विलियम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर, जो कि 1696 में बनाया गया था, एस्टेब्लिश्ड
एस्टेब्लिशिंग ए जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द एंड ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। क्लियर, इनके एक मिलिट्री बेस था वो जो था। क्लियर, डाफला रेंज इज पार्ट ऑफ द विच हिमालय, जानते हो ना हिमालय के कितना पार्ट रहे, हिमालय के तीसरे पार्ट रहे। आप बताओगे तो हमने तो 4 पार्ट पढ़ी है, यस 4 पार्ट भी रहे, बट जो मेजर जो मतलब मेन पार्ट रहे वो तीसरे मतलब 3 पार्ट रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे इसके बारे में। देखिए डाफला रेंज ये कहाँ रहे असल में, ये रहे यानी जो लोअर हिमालय रहे ना, यानी जो शिवालिक इससे कहा जाता है, मिडिल हिमालय नहीं है, क्योंकि एक तो रहे अपर हिमालय, इसके बाद जो कि मिडिल हिमालय एंड देन शिवालिक रहे यानी जो लोअर हिमालय है ना, वहाँ रहे जो कि डाफला रेंज। काराकोरम रेंज कहाँ रहे बताना। तो देखते हैं पहले डाफला रेंज के बारे में। हिमालय कैन बी जो कि डिवाइडेड इनटू द 3 मेन पैरेलल रेंजेस में हिमालय डिवाइडेड रहे जो कि और 4 जो कि बेल्ट में। क्लियर, बेल्ट पूछे तो 4 बेल्ट जो कि डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सिस्टम यूज द 3 मेन जो कि पैरेलल रेंजेस ऑफ द ग्रेटर जो कि हिमालय, अभी बताया ना, ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है एंड आउटर हिमालय जिसे शिवालिक कहा जाता है। क्लियर, जो आउटर रहे, लेसर हिमालय मतलब जो मिडिल हिमालय रहे, है ना, हिमाचल कहा जाता है एंड जो आउटर हिमालय रहे इसे शिवालिक कहा जाता है। एंड अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन बस जो कि 8 जो कि ट्रांस हिमालय एंड आज 4 जो कि रेंजेस ऑफ द नॉर्थ। क्लियर, ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। तो रहने देते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने डिस्कस करी ना सर, तो डिस्कस कर देखते हैं। नंबर 9, व्हिच इंडियन लैंग्वेज कौन सी इंडिया की लैंग्वेज रहे नोन एज द इटालियन ऑफ ईस्ट, इसे इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, वो है तेलुगु, जानते हो ना। असल में इसका आंसर है तेलुगु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, इटालियन ऑफ ईस्ट। और ये मुझे बता सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहे वो कौन सी ईयर में लाया गया था, बता सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आउट रहे। असल में काफ़ी बातें रहे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो कि आपको मिलने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेज रही जो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रखी गई है। बट कौन से शेड्यूल पूछे तो 8 शेड्यूल में, है ना। एंड असल में इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, कौन से ईयर में ये एक्ट लाया गया था जानते हो ना, 2008 में ऑफिशियल लैंग्वेज। बट आपको अगर क्लासिकल लैंग्वेज पूछे तो वो अलग है। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, ये तो 22 रहे 8 वार्ड में, बट क्लासिकल लैंग्वेज वो अलग है, ध्यान में रखना। कैसे, क्लासिकल लैंग्वेज अभी के टाइम में इंडिया में कितनी के रहे, 6 रहे। आप पूछोगे नहीं 6 तो नहीं है, ये तो 11 रहे ना, येस 11 रहे, क्योंकि अभी हाल ही में 5 इंक्लूड करवाया गया है ना। हमने ऐसे याद रखते हैं PPMBA, यही था PPMBA, पाली प्राकृत मराठी बंगाली एंड आसामी, है ना। काफ़ी बातें रहे PPMBA। फिर जो हमने पहले से जो रहे वो कौन से रहे जो 6 थे, यानी जो पता ही होगा, एक तो रहे तमिल रहे, क्योंकि तमिल को फर्स्ट टाइम जो कि इंक्लूड करवाया गया था। कौन से ईयर पूछे तो 2004 में, है ना। तमिल रहे, संस्कृत रहे, इसके बाद संस्कृत रहे, असल में संस्कृत इसके बाद 2005 रहे संस्कृत। फिर संस्कृत के बाद जो कि क्या रहे, संस्कृत रहे। तेलुगु पूछे तो जो ये जो हमने अभी जो तेलुगु डिस्कस कर रहे हैं ना, जो तेलुगु रहे ये 2000 कौन से 2000 ये 2008 में इंक्लूड करवाया गया, 2008 में तेलुगु। फिर जो कन्नड़ रहे ये भी 2008 में। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड और एक रहे मलयालम ये 2013 में। और जो सबसे लास्ट जो इंक्लूड करवाया गया था एक तो रहे ओडिया, वो 2014 में, है ना। बस रहने देते, हो गया ना 6 1 2 3 4 5 6, यस 6 खत्म। आगे देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड तेलुगु इज नोन एज जो कि इटालियन ऑफ द ईस्ट एंड बिकॉज ऑफ द जो कि मेलोडिक वावेल एंडिंग एंड देन तो ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है जो कि, बस ध्यान में रखना, तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ ईस्ट। आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो बस टू द पॉइंट डिस्कस करें, जो इंपॉर्टेंट वन है वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा फालतू बात बिल्कुल तो हमने डिस्कस नहीं करने वाले, पता ही होगा हमारे उद्देश्य क्या है क्या नहीं है। अगर जिसने पहले से जुड़े हैं हमारे साथ, इन्हें अच्छी तरह पता है कि हमने कैसे डिस्कस करते क्या रहा है। आपको लगता है कि हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करी, बट असल में नहीं है, हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बस इसे बस ध्यान में रखिएगा। और क्या ही बताऊँ, नंबर 10 क्या आ रहा है, असल में बहुत ही कम समय में डिस्कस करी जाती है, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। बस आपकी जो सेल्फ स्टडी रहे ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादा जितना वीडियो देखोगे या फिर जो भी रहे, इससे अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सेल्फ स्टडी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे सबसे प्रायोरिटी देना,
तो ध्यान में रखिएगा, बस ये एक बूस्टर डोज की तरह हमने तो हर दिन डिस्कस कर रहे हैं जीके वाला सेशन, करंट अफेयर भी वो तो डिस्कस ही कर रहे हैं। बस ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लगता है और कौन सी टॉपिक रहे वो हमने डिस्कस कर सके बताना, नीचे कमेंट करना, वो हमने डिस्कस करेंगे, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन की तरह डिस्कस करेंगे। मतलब जिन भी टॉपिक पर लगता है कि ये थोड़ा सा हडल रहे, मतलब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो नीचे कमेंट करते रहे ना, मुझे भी मोटिवेट फील होने वाला है और इसके ऊपर में काफ़ी बातें हमने डिस्कस करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन एंड देन ख़त्म करते हैं। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन रहे? फादर ऑफ हाइड्रोजन बम ये है एडवर्ड टेलर। एंड जानते हो ना इंडिगो फर्मी कौन है? ये है फादर ऑफ न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इंडिगो फर्मी। जानते हो ना ओपेनहाइमर कौन है? ये फादर ऑफ एटॉमिक बम। खत्म, ध्यान में रखना। एंड क्लोजहाइमर ऐसे करके कोई भी नाम नहीं है। तो फादर ऑफ जो कि हाइड्रोजन बम इज एडवर्ड टेलर एंड देन जो कि हंगेरियन जो कि अमेरिकन जो कि थियोरेटिकल जो कि फिजिसिस्ट एंड हु इज रिकॉग्नाइज फॉर हिज जो कि की रोल इन दी जो कि डेवलपमेंट ऑफ द वर्क ऑन दी कंसेप्ट आफ्टर हिज डेवलपमेंट इन दी जो कि महाटन प्रोजेक्ट। ध्यान में रखना महाटन प्रोजेक्ट, बस ध्यान में रखना, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्त यार तक शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।